लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ रहे थे ग्राउंड वाटर या भूमिगत जल। तो भूमिगत जल में हम लोगों ने देखा था कि भूमिगत जल में जो सरफेस है अर्थ की, उसके नीचे जो पानी पाया जाता है उसे हम भूमिगत स्रोत या फिर ग्राउंड वाटर कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर हम ओपन वेल्स, ट्यूबवेल्स, आर्टेशियन, स्प्रिंग और इनफिल्ट्रेशन वेल्स, इनकी स्टडी करते हैं। ठीक है, तो ओपन वेल्स मैंने आपको बता दिया था, ट्यूबवेल्स मैंने आपको बता दिया था। जैसा कि लास्ट लेक्चर में मैंने आर्टेशियन वेल भी आपको बता दिया था कि जैसे कि दो हार्ड रॉक की सरफेस है, उनके बीच में अगर वाटर पाया जाता है तो दोनों के पीछे प्रेशर लग रहा होता है तो वाटर ऑटोमेटिक प्रेशर की वजह से बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो ये आर्टेशियन वेल का एग्जांपल था। जनरली आपको बांसवाड़ा के अंदर नजर आ सकता है, कभी दिखेगा तो कभी आप आओगे तो मैं आपको एग्जांपल थ्रू बता दूंगा। ठीक है, अब इसके बाद में दो नए टॉपिक है। एक तो स्प्रिंग्स। स्प्रिंग्स क्या होती है? तो जलधारा या स्प्रिंग्स, वैसे तो आप लोगों ने कभी गौर नहीं किया होगा कि ये जलधाराएं होती है, बाकी आप लोगों ने सबने देखा हुआ है। क्या होता है स्प्रिंग? ए स्प्रिंग इज अ पैलेस वेयर वाटर मूविंग अंडरग्राउंड फाइंड एन ओपनिंग टू द लैंड सरफेस एंड इमर्ज sometimes as just a trickle, may be only after a rain and sometime in a continuous flow। क्या होता है? जलधाराएं भूमि के अंदर बहने वाला जल है। ठीक है, अब भूमि कौन सी हो सकती है? जनरली आपको पर्वत, जो पहाड़ वगैरह होते हैं, उनमें जो ये पानी बहता है वो जलधाराएं होती है। अब वो क्या होता है कि कभी कभी कोई होल या छिद्र मिल जाता है तो उसके थ्रू वो बाहर निकल जाती है पानी। ठीक है, तो ये जनरली आपको बारिश या बारिश के बाद में नजर आएगी। अब आप बोलोगे ये सर हम कहाँ नोटिस करेंगे? तो मैं आपको बता दूं कि आपके बांसवाड़ा में जो मदारेश्वर टेम्पल है, मदारेश्वर के पीछे की साइड में जो पहाड़ है, ठीक है, उस पहाड़ में जाके देखना तो आपको ये जलधाराएं नजर आएगी। ठीक है, तो ये स्प्रिंग्स होती है, इनको जलधाराएं बोलती है। क्या होता है इसमें? जो पर्वत होते हैं उसके अंदर पानी बहता रहता है, या भूमि होती है उसके अंदर पानी बहता रहता है। अब पानी को अगर पानी अंदर प्रेशर वगैरह होता है, अगर उनको निकलने के लिए कोई छेद मिल जाता है तो वो वहां से बाहर निकल जाती है। इसमें पानी बिल्कुल साफ शुद्ध रहता है। उत्तराखंड या आप हिमाचल प्रदेश की साइड में जाओगे तो वहां पे आपको जगह जगह ये जो स्प्रिंग्स है नजर आएगी। वहां पे जनरली पानी का एक बेटर स्रोत माना जाता है स्प्रिंग्स। ठीक है, तो ये जलधाराएं होती है। अब मैं बात करता हूं इनफिल्ट्रेशन वेल की। तो इनफिल्ट्रेशन वेल क्या होता है? पहले मैं आपको एक डायग्राम बता देता हूं। आप इस डायग्राम से समझ सकते हैं कि ये कंक्रीटिंग का या फिर जनरली स्टोन मेसनरी का एक वेल बना दिया जाता है। अब इसमें क्या किया जाता है कि जो आसपास का क्षेत्र होता है उसका पानी रिस के इसके अंदर एकत्रित कर लिया जाता है, इकट्ठा कर लिया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, ये जैक वेल है, इसमें कई सारी ओपनिंग्स के थ्रू पानी इकट्ठा होता है। ठीक है, ये रिस के पानी इस वेल में इकट्ठा हो जाएगा। फिर आपको इस वेल का फ्रंट एलिवेशन ऐसा दिखाई देगा और इसमें से हम पानी एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं पंप के थ्रू, जैसा कि आप इसमें देख भी सकते हो। तो यहाँ पे जो पास का क्षेत्र था उसका जो क्षेत्र में जो सब सरफेस फ्लो है, जो उपसतही वाटर है, जो पानी जो सरफेस है पृथ्वी की उसके नीचे की साइड में जो सरफेस है उसमें जो पानी बहता है वो बह के और इस वेल में इकट्ठा कर लिया जाता है। इसमें फिर स्ट्रेनर झड़ टाइप की लगाई जाती है जो कि पानी को साफ कर देती है। इसके थ्रू हम पंप के थ्रू पानी को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। ये जनरली इनफिल्ट्रेशन वेल है। तो आप इसमें डेफिनेशन देख सकते हो। इनफिल्ट्रेशन, सबसे पहले इनफिल्ट्रेशन होता है क्या है? तो इनफिल्ट्रेशन क्या है? इनफिल्ट्रेशन इज डिफाइंड एज द फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम अबाउ ग्राउंड इनटू सब सरफेस। मतलब कि जो पानी का जो हमारा सरफेस है, पृथ्वी का सरफेस है, वहां से पानी जब
रिस के और सब सरफेस के अंदर बहता है, ठीक है। तो इसी को इन्फिल्ट्रेशन बोलते हैं। रिसना मतलब कि पानी का रिसना, आप जनरली समझ सकते हो पानी का रिसना। तो पानी कहाँ से रिसता है? जो पृथ्वी की सरफेस होती है वहां से पानी रिस के उन पृथ्वी की जो सब सरफेस होती है वहां पे चला जाता है, ठीक है। तो इन्फिल्ट्रेशन को जमीन के ऊपर से उपसतह में पानी के प्रवाह के रूप में परिभाषित किया जाता है। जो रिसना है ना पानी का, वही इन्फिल्ट्रेशन होता है। इन्फिल्ट्रेशन को इंटरसेप्शन कुएं भी कहते हैं। जो इन्फिल्ट्रेशन वेल होते हैं, इन्फिल्ट्रेशन कुएं होते हैं, उनको इंटरसेप्शन कुएं भी कहते हैं। अब ये क्या होता है? ये ऐसी संरचनाएं होती है जो भूमिगत पाइपिंग के माध्यम से सतह को पानी के निकास की अनुमति देती है। कैसे कि जो सरफेस वाटर है उसको किसी भी एक माध्यम से एक कुएं के अंदर पानी की एंट्री की अनुमति देता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है? पानी इस कुएं में डायरेक्ट इनलेट नहीं होता, इनफिल्ट्रेशन इन रिसन कुओं के माध्यम से ही एंटर होता है इसमें। तो आप इसमें देख भी सकते हो कि पानी जनरली यहाँ नहीं है, पानी ऐसी जगह पे नहीं होता। पानी दूर से जो सरफेस होती है वहां से बह के और फिर इन वेल्स में जाता है, ठीक है। इसमें डायरेक्ट एंट्री नहीं होती, इस वेल्स में डायरेक्ट पानी नहीं होता है, पानी इन इनलेट्स के माध्यम से एंट्री होती है इनकी, ठीक है। तो ये होता है इन्फिल्ट्रेशन वेल, ठीक है। अब इसके बाद में हमारा लास्ट टॉपिक बचता है क्वालिटी ऑफ वाटर ऑब्टेन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। जो विभिन्न स्रोत है हमारे पानी के, उनसे जो पानी प्राप्त होता है उसकी गुणवत्ता, उसकी क्वालिटी कैसी है, कैसी हो सकती है, ठीक है। तो उनकी गुणवत्ता के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले पॉइंट की बात करूं, किसी भी कार्य के लिए पानी का उपयोग करने से पहले उसकी गुणवत्ता की जानकारी होना बहुत बड़ा आवश्यक है। गुणवत्ता, उसकी क्वालिटी के बारे में हमें पता होना चाहिए कि उसकी क्वालिटी कैसी है। क्योंकि जैसे कि आप है ना कपड़े धोते हो, ठीक है, वॉश करते हो कपड़े, और इसमें अगर आपने हार्ड वाटर यूज कर लिया तो आपके कपड़े अच्छी तरीके से नहीं धुलेंगे। आप पानी पीते हो, पानी पीने में अगर कुछ बैक्टीरिया वगैरह पानी के अंदर है तो आपको बीमार कर सकते हैं। तो इस वजह से आपको कोई भी पानी किसी भी उपयोग में ले रहे हो तो उससे पहले आपको उसकी गुणवत्ता के बारे में पता होना बड़ा आवश्यक है, ठीक है। अब मैं बात करूं सतही जल की, तो सतही जल में सामान्यतः गंदगी आप देख सकते हो, जैसे कि रिवर वगैरह है तो उनमें या तो गंदगी हो सकती है या अशुद्धियां, ये दोनों अधिक होती है, ठीक है। और इसमें कैसी ऑर्गेनिक, कार्बनिक या इनऑर्गेनिक, अकार्बनिक, दोनों तरह की अशुद्धियां किसके अंदर पाई जा सकती है? सतही जल के अंदर। जैसे कि आपके रिवर हो गई, आपके तालाब हो गए, आपके झीलें हो गई, इन सब में आपके ये गंदगियां ज्यादातर पाई जाती है। अब अगर मैं बात करूं अकार्बनिक अशुद्धियों की, तो अकार्बनिक अशुद्धियों में क्या क्या आते हैं? जैसे कंकर पत्थर है, आपकी क्या नाम है, मिट्टी वगैरह है, ये अगर पानी के अंदर चली जाती तो ये अकार्बनिक अशुद्धियों में आते हैं। और मैं कार्बनिक अशुद्धियों की बात करूं तो जैसे कि कोई जीव वगैरह उसमें मर गया, या फिर कोई गंदगी उसमें मिल गई, आपके मलमूत्र उसमें मिल गए, आपके पत्तियां वगैरह जो पेड़ों की डालियां वगैरह होती है वो उसमें गिर गई, तो एक तरह की कार्बनिक या ऑर्गेनिक अशुद्धियां होती है, ठीक है। अब मैं बात करूं भूमिगत जल की, तो देखो भूमिगत जल आप भी अच्छी तरह जानते हो सतही जल से ज्यादा साफ होता है। जनरली उसमें आपकी जो सतही जल में जो गंदगियां पाई जाती है वो जनरली भूमिगत जल में नहीं पा सकती, क्योंकि वह पानी मिट्टी के थ्रू रिस के अंदर जाता है, तो इस वजह से उसमें ये अशुद्धियां नहीं पाई जाती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इस भूमिगत जल में कार्बनिक अशुद्धियां पाई जा सकती है। जैसे कि कोई जगह पे फैक्ट्री चल रही है, उसका पानी गंदा है और वो पानी रिस के अंदर चला गया, तो भी उसमें कार्बनिक अशुद्धियां तो हो सकती है, ठीक है। अब मैं बात करूं जैविक अशुद्धियों की। जैविक अशुद्धियां कैसे? जो जीवाणु, बैक्टीरिया वगैरह है वो सतही जल में पाए जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन भूमिगत जल में ये जो जैविक अशुद्धियां है वो जनरली नहीं होती है। तो सतही जल में आपको जैविक अशुद्धियां पाई जा सकती है, लेकिन भूमिगत जल में ये जैविक अशुद्धियां नहीं पाई जाती है, ठीक है। तो जैसे आपका माईसागर डैम है तो इसमें आपके जैविक अशुद्धियां पाई जाती है, लेकिन आप अगर
ट्यूबवेल खोदते हो बांसवाड़ा के अंदर, तो उसके अंदर आपकी जैविक अशुद्धियाँ पाई जाना लगभग नील प्रोबेबिलिटी है उसकी। ठीक है, अब मैं बात करूं जल में पाई जाने वाली निलंबित या इसको बोलते हैं सस्पेंडेड इम्प्योरिटी या अशुद्धियाँ, निलंबित अशुद्धियाँ। वो क्या क्या हो सकती है? जीवाणु हो सकते हैं, शैवाल हो सकते हैं, मिट्टी वगैरह हो सकती है, कंकड़ हो सकते हैं। ये सब निलंबित मतलब ये तैरती रहती है सरफेस के ऊपर या जल के अंदर। ठीक है, तो इनको बोलते हैं हम निलंबित अशुद्धियाँ। और दूसरी होती है घुलनशील अशुद्धियाँ या इसको बोलते हैं डिजोल्व्ड इम्प्योरिटीज। तो इसमें क्या क्या आते हैं? आपके कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, ये सब लवण या फिर डिफरेंट टाइप की जो मेटल्स धातुएं हैं वो भी इसके अंदर शामिल होती है। ठीक है, तो ये सब आपके क्वालिटीज हैं किसी भी सोर्सेज की, वाटर के सोर्सेज की। तो यहाँ पे हमने दोनों तरह के सोर्सेज जैसे कि भूमिगत और सतही, ग्राउंड वाटर और सरफेस वाटर, दोनों तरह की जो वाटर है उनकी क्वालिटी, उनकी गुणवत्ता के बारे में डिस्कस कर लिया। इस तरह से आपकी ये यूनिट कंप्लीट हो जाती है। अब हम थोड़ा सा सिलेबस का ओवरव्यू देख लेते हैं, सिलेबस का अवलोकन कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आपके जो फर्स्ट यूनिट है, ये फर्स्ट यूनिट है आपकी सिलेबस की। इसमें फर्स्ट पॉइंट है वो है आपका वाटर डिमांड पर कैपिटा फॉर डोमेस्टिक एंड अदर यूज। तो ये हमने कंप्लीट स्टडी कर ली थी, हमने वाटर डिमांड देख लिया था। उसके बाद में डोमेस्टिक और अदर यूजेज जैसे कि इंडस्ट्रियल, इंस्टीट्यूशनल, इस तरह के सभी तरह के यूजेज हमने देख लिए थे। उसके बाद में सेकंड पॉइंट आता है आपका पॉपुलेशन फोरकास्ट। तो ये हमने कंप्लीट स्टडी कर लिया है पॉपुलेशन फोरकास्ट का। इसके बाद में आता है फायर डिमांड। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ जो वाटर डिमांड थे उसी के अंदर हमने फायर डिमांड की भी स्टडी कर ली थी। उसके बाद में आता है आपका डिजाइन पीरियड। तो डिजाइन पीरियड भी हमने इस यूनिट में देख लिया है। डिमांड्स एज पर BIS, ये भी मैंने आपको अलग से कोड में से बता दिया है। और ये सोर्सेज ऑफ वाटर अभी अभी हमने कंप्लीट किया है। और लास्ट आता है क्वालिटी ऑफ वाटर ऑब्टेन फ्रॉम डिफरेंट सोर्स, जो कि जस्ट पहले हमने अभी अभी देखा। इस तरह से आपका जो फर्स्ट यूनिट है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।